जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में दोस्तों आपके पेपर का नाम होगा हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। ठीक है, पार्ट सेकंड है। ये एग्ज़ाम हुआ है 2023-24 में और इसका पेपर कोड है DDU का है ये। ठीक है, ECO 202। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर है ये। ठीक है, आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, ठीक है, भारत के, आप इस पेपर को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री प्रतिष्ठित संप्रदाय से संबंधित नहीं है। देखिए, निगेटिव क्वेश्चन आपका पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसमें डेविड रिकार्डो, JS मिल और एडम स्मिथ, ये तीनों जो अर्थशास्त्री थे भैया, ये आपके प्रतिष्ठित संप्रदाय से संबंधित थे। लेकिन इसमें जो JM किन्स जो थे, यह अर्थशास्त्री, ठीक है, प्रतिष्ठित संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा, पहले का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। JS मिल अर्थशास्त्री जो है प्रतिष्ठित संप्रदाय से संबंधित नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका देखते हैं, क्या पूछा है, अति उत्पादन का कारण है। तो अति उत्पादन का कारण होता है दोस्तों प्रभावी मांग में वृद्धि। ठीक है, इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका दूसरे का। चलिए तीसरा प्रश्न आपका देखते हैं, क्या पूछा है इसमें, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के लेखक हैं। तो इसके लेखक है भैया डेविड रिकार्डो। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, क्या पूछा है, डेविड रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने पर लगान। तो डेविड रिकार्डो के अनुसार दोस्तों अगर उपज की कीमत बढ़ेगी तो लगान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चौथे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या पूछा है आपका, देखिए प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा था, रिकार्डो समर्थक थे। तो जिन्होंने पेपर भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ठीक है, दोनों सही है। स्वतंत्र व्यापार के भी समर्थक थे और संरक्षण के भी। संरक्षण मतलब दोस्तों ये जो रिकार्डो थे, ये पोर्टलैंड के सांसद के रूप में भी ये काम करते थे। ठीक है, तो ये संरक्षण के भी समर्थक थे और स्वतंत्र व्यापार के भी। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका। ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं आपका, क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यह किया था भैया आपके डेविड रिकार्डो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था आपका छठवें का। चलिए सातवां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था इसमें, एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा। तो इनके अनुसार जो केंद्र बिंदु था दोस्तों स्वतंत्र व्यापार का, मांग एवं पूर्ति की शक्ति। ठीक है, सातवें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। चलिए आठवां नंबर प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसके प्रतिपादक भैया एडम स्मिथ थे आपके। ठीक है, आठवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा था दोस्तों, करारोपण का कौन सा सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा नहीं दिया गया। विच प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन वाज नॉट गिवन बाय एडम स्मिथ। तो दोस्तों समानता का सिद्धांत दिया गया था, निश्चितता का सिद्धांत ये भी दिया गया था, सुविधा का सिद्धांत ये भी दिए थे, लोच का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, नवे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। तो इसके लेखक है भैया, कौन लेखक है, एडम स्मिथ इसके लेखक है। ठीक है, 10वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, आभास लगान के प्रतिपादक हैं। आभास लगान के प्रतिपादक मार्शल जी हैं। ठीक है, 11वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 12 है आपका, ब्याज प्रतीक्षा का पुरस्कार है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है भैया आपका मार्शल जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, क्या पूछा है, प्रतिनिधि फर्म की अवधारणा दी गई थी। प्रतिनिधि फर्म की अवधारणा मार्शल द्वारा दी गई थी। ठीक है, 13वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा है, पारस्परिक मांग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है भैया वह आपके JS मिल ने किया था। ठीक है, 14वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से मिल यानी JS मिल का कौन सा परंपरावादी विचार नहीं है। मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत, पूर्ण प्रतियोगिता का सिद्धांत, लगान का सिद्धांत या फिर उत्तराधिकार के नियमों पर
प्रतिबंध है। तो दोस्तों इन्होंने जो मिल का कौन सा परंपरादि विचार नहीं है, तो मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था आपका। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा था दोस्तों, जेएस मिल के अनुसार लगान पर अधिकार होना चाहिए। तो मिल के अनुसार दोस्तों लगान पर जो अधिकार होता है भूमिपति का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा था यदि किसी देश की सारी जमीन एक ही व्यक्ति के पास है तो वे अपने विवेक से लगान निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। 16वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा था, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, यह कथन है। तो यह कथन है भैया आपके जेबी से का। ठीक है, JBSAY से का। 17वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा दोस्तों, से के बाजार नियम की मान्यता नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता दीर्घकाल ये दोनों है। कीमत एवं मजदूरी दर की लोचशीलता ये नहीं है। ठीक है, 18वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 19वां नंबर क्या है, JB से समर्थक थे। तो मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक थे भैया। ठीक है, 19वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे आपका, ये फेवरेट क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक थे। तो दास कैपिटल के लेखक भैया कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल को कब लिखा था, ये जब 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 1867 में लिखे थे। ठीक है, 1867। ठीक है, दास कैपिटल 1867 में लिखे थे कार्ल मार्क्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां नंबर प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है, उस आर्थिक प्रणाली का नाम क्या है जिसके बारे में कार्ल मार्क्स का मानना था कि यह पूंजीवाद का स्थान ले लेगी। तो इनका समाजवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, याद रखेंगे। 21वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे 22वां नंबर क्या है, अतिरेक मूल्य का सिद्धांत दिया था JS मिल ने, जेवंस ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर कार्ल मेगर ने। तो अतिरेक मूल्य का जो सिद्धांत दिया था वह कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका 22वें का। प्रश्न नंबर 23 है, शीश मांडी निम्नलिखित में से किस नीति के समर्थक थे। तो यह भैया आपके प्रतियोगिता के समर्थक थे। ठीक है, 23वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 24 है, द न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक थे। तो इसके लेखक थे भैया आपके JS मिल। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर प्रश्न क्या है, सिसमांडी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आर्थिक संकट का कारण नहीं है। तो जो आय का असमान वितरण होता है, ठीक है, यह आर्थिक संकट का कारण नहीं होता है। ठीक है, सिसमांडी के अनुसार। 25वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा था, जनसंख्या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जनसंख्या विज्ञान का जनक भैया माल्थस को कहा जाता है। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 27 क्या था, माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है। तो ज्यामितीय श्रेणी में बढ़ती है भैया। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा था दोस्तों, फिशर ने ब्याज के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो फिशर ने ब्याज के समय अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, 28वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, थियरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स के लेखक कौन थे। तो थियरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स के लेखक भैया आपके वान बीजर थे। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे आपका क्या पूछा है, सीमांतवादी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे। तो सीमांतवादी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कार्ल मेजल, वान बीजर और बाम बावर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था आपका 30 का। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा था, सामान्य समतुल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था भैया, सामान्य समतुल्य सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे वह वालरस ने किए थे। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 32 क्या है, गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा कहलाता है। बताइए, गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा कहलाता है भैया। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से गणितवादी विचारधारा का संस्थापक किसे माना जाता है। तो गणितवादी विचारधारा का जो संस्थापक है वह आपका कुर्नो को माना जाता है। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। प्रश्न नंबर 34 पूछा था,
किसी वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, यह विचार था। तो यह विचार आपका भैया था गोसेन जी का। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। प्रश्न नंबर 35 था, वस्तुओं का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वस्तुओं के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था? पाउल सैमुअल्सन ने। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन में दिया ही नहीं है, कौन थे? पाउल। मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देख लिए, 4th सेमेस्टर में आपके ये काम आएगा। पाउल सैमू, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पाउल सैमुअल्सन, पाउल सैमुअल्सन। ठीक है, वस्तुओं के सिद्धांत का प्रतिपादन पाउल सैमुअल्सन ने दिया था। अच्छा ठीक है, ये तो पता चल गया कि सैमुअल्सन ने दिए थे। कब दिए थे ये भी जान लीजिए, 1954 में दिए थे। ठीक है, पाउल सैमुअल्सन ने वस्तुओं के सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में दिए थे। ठीक है, याद रखिए, 4th सेमेस्टर में काम आएगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, आपको क्या है? सीमांत युग्मों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सीमांत युग्मों के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है भैया, वह आपका बाम बाबर्क ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका 36 का। प्रश्न नंबर 37 का पूछा था, अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए किसने किया था भैया? तो यह आपके किए थे जेवंस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 38 नंबर प्रश्न क्या है? बिक्सैल निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो बिक्सैल जो है भैया, यह आपका स्टॉकहोम संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या है? फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत का समीकरण है। तो एम भी इक्वल टू पी टी। ठीक है, अब देखिए मैं इसे एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ। एम भी इक्वल टू पी टी, एम का क्या अर्थ होता है? ठीक है, देखिए एम का अर्थ होता है भैया कुल धन आपूर्ति। ठीक है, भी का मतलब होता है धन के संचलन का वेग। ठीक है, पी का मतलब होता है आपका भैया मूल्य स्तर, और टी का मतलब होता है, ठीक है, टी का मतलब होता है आपका राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, याद रखिए 4th सेमेस्टर में काम आएगा। ठीक है, याद रखिए, जो अभी मैं जो 5th सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तो बहुत ही टफ आ रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को पढ़ते चलिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 40 आपका क्या पूछा है? फिशर के अनुसार मुद्रा की मात्रा एवं कीमत स्तर में संबंध होता है। तो यह प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, जिसे डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, 40 का सॉरी, ये 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट होता है। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या है? शुम्पीटर के अनुसार नव प्रवर्तन का रूप है। तो शुम्पीटर के अनुसार जो नव प्रवर्तन का रूप है भैया, वह क्या है? उत्पादन की नवीन प्रविधि का उपयोग। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, क्या पूछा है? शुम्पीटर के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का कारण है। तो नव परिवर्तन। ठीक है, नव परिवर्तन है जिसे इनोवेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट था आपका 42 का। अगला प्रश्न क्या है? 43 नंबर प्रश्न है आपका, शुम्पीटर के अनुसार पूंजीवाद के पतन के कारण है। ये लगभग फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, याद रखेंगे, उपक्रमी के कार्य का महत्व का समापन होना, संस्थानिक ढांचे का विघटन और बुर्जुआ परिवार का बिखरना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था आपका 43 का। चलिए 44 नंबर प्रश्न क्या भैया, ध्यान से देखिएगा। शुम्पीटर के सिद्धांत में नव परिवर्तन का लाभ मिलता है, तो पूंजीपति वर्ग को लाभ मिलता है भैया। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, क्या पूछा है? द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक थे। तो इसके लेखक कौन थे भैया? तो पीगू थे। ठीक है, अच्छा सर ये बताइए, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक पीगू है, तो द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर किस सन में लिखा गया? तो ये 1920 में लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 1920 में। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपका क्या है? पीगू ने बेरोजगारी दूर करने के लिए सुझाव दिया था। तो क्या सुझाव दिया था? तो इन्होंने कहा था वर्तमान मजदूरी दरों में कटौती करना चाहिए। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था आपका। 47 नंबर प्रश्न क्या है? साम्य फर्म की अवधारणा दी गई। साम्य फर्म की अवधारणा भैया आपका पीगू द्वारा दी गई थी। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका। 48 नंबर प्रश्न क्या है? पीगू के मुद्रा परिणाम सिद्धांत का समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। ठीक है,
P इक्वल टू के आर अपॉन एम, ठीक है। ये मझला कोष्ठक में लिखा है C प्लस एच, फिर इसमें लिखा है छोटे कोष्ठक में 1 माइनस सी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका मझला कोष्ठक में बंद कर दिया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कभी कभी कैसे पूछता है, ठीक है। देखिए P इक्वल टू, ठीक है, के आर अपॉन एम, कभी कभी इतना केवल पूछता है परीक्षा में, ये नहीं पूछता है, ठीक है। इसमें पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेकिन याद रखिएगा कभी कभी इतना ही पूछता है, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर यही 80% प्रश्न में केवल इतना पूछता है। पूरा पूछा है कोई दिक्कत नहीं है। 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। 49 नंबर प्रश्न पूछा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे भैया आपके मार्शल जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 50 का पूछा था वस्तु के मूल्य निर्धारण में मार्शल ने बाजार को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा सर ये बताइए कि मार्शल ने बाजार को 2 भागों में बांट दिया, कौन कौन से भागों में बांटा? देखिए मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। पहला जो था भैया ये मांग मूल्य में बांटे थे। किस में? मांग मूल्य, ठीक है। ये 4th सेमेस्टर में काम आएगा, याद रखिएगा। दूसरा क्या था? दूसरा इन्होंने बांटा था पूर्ति मूल्य, ठीक है। पहला मांग मूल्य और दूसरा था इनका पूर्ति मूल्य, ठीक है। पूरा डिलीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पूर्ति मूल्य, ठीक है। दूसरा था इनका पूर्ति मूल्य, पहला था मांग मूल्य, ठीक है। मांग मूल्य। अब ये बताइए सर ये दोनों किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिए जो मांग मूल्य था यह वस्तु की उच्चतम सीमा से संबंधित था, ठीक है। वस्तु की उच्चतम सीमा से संबंधित था। और जो पूर्ति मूल्य है ये वस्तु की न्यूनतम सीमा से संबंधित था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसलिए मैंने सोचा इसको काफ़ी एक्सप्लेन करके बता दूं मैं। ये 4th सेमेस्टर में आपके काम आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 50 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यार से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।